हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने घटना चक्र की पुस्तक से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सभी के लिए सीरीज के रूप में शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत से संबंधित सभी पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आए हैं, जो आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य शैक्षिक भर्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट और देख लेते हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत से संबंधित सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस का यह प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आ चुका है और प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? गेटेल, गार्नर, मैकाइवर या एडमंड बर्क ने? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडमंड बर्क ने यह परिभाषा दी है। और एडमंड बर्क कहते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्तियों को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। वहीं गेटल के अनुसार अगर हम राजनीतिक दल की परिभाषा देखें तो गेटल कहते हैं कि राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपनी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा शासन को हस्तगत करने और अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयत्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न ही, समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना मार्च 1927 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? चौगुट, कोष, शाखा या प्रकोष्ठ? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोष। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल के संगठन तथा कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करता है, जिसमें शामिल जो प्रमुख संगठन की विशेषताएं हैं उसमें चौगुट है, शाखा दल है, प्रकोष्ठ दल है और सैनिक दस्ते हैं। कोष सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने कहा है? यह शब्द यानी जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। हेनरी मैन, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस या जेम्स ब्राइस? तो राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जनमत को सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण सामुदायिक हित साधना के आधार पर लोकमत को समझाने का प्रयत्न किया है। यहां पर आप सभी को जेम्स ब्राइस की पुस्तक का नाम याद रखना है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? लीकाक, गिलक्राइस्ट, आर.एम. मैकाइवर या फाइनर? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट। आर.एन. गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। जितनी भी पुस्तकों के नाम एक्सप्लेन करते वक्त लिए जाएं उन सभी को आप नोट डाउन करते हुए एक डायरी में बना लें, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के टॉपिक डालकर, और यहां से कम 2 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा से बनता है। तो ध्यान रखना, गिलक्राइस्ट की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। कारण आर, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं और यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कारण और कथन में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर सही होगा भी नहीं और बी भी यहाँ पर नहीं सही होगा, और ए सही किंतु आर गलत, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, सांस्कृतिक संघ या दृष्टिकोण संगठन? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक संगठन या संघ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक या असंघात्मक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है। और आमंड द्वारा जो है दबाव समूहों का वर्गीकरण किया गया है और इन्होंने जो वर्गीकृत किया है उसमें दबाव समूहों में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह को अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय भी लेते हुए जो है प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आप सभी लोग राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर यहां पर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं? रूसो, लॉवेल, मॉरिस जिन्सबर्ग या फाइनर? यूपी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए और राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लॉवेल। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि लॉवेल ने कहा है कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जो है वो जनमत में अपनी भूमिका को प्रभावित बनाती हैं। और लॉवेल ने इस विचार का जो प्रतिपादन किया है, उन्होंने अपने एक पब्लिश किया था पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस, इसमें इन्होंने इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय किसान यूनियन? यानी यहां पर पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है, यानी कौन सा दबाव समूह? तो ए, बी, सी, ये क्या है? सारी राजनीतिक दल हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय किसान यूनियन, ये एक दबाव समूह का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? बेंथम ने, बर्क ने, मार्क्स ने या मिल ने? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्क ने। इंग्लैंड के नेता तथा लेखक एडमंड बर्क ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट डिसकंटेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक दल एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जिन्हें जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को संचालित करना, समाचार पत्र का प्रबंधन करना, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यही राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है? धार्मिक सिद्धांतों, सामान्य हितों, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों और जातियां? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताएं। तो दोस्तों यहां पर बता दें कि जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है और इसमें जो है
कोई भी ऑप्शन आप सही चूज नहीं कर सकते हैं। ये फुल मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फुल मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं राजनीतिक दल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर भी गठित होते हैं। सामान्य हित उनके होते ही हैं। आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत पर भी उनका निर्माण होता है और जातियों के बिहार पर भी कई राजनीतिक दल भारत में आप सभी को देखने को मिलेंगे ही। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कीजिए। किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? मायरन बीनर, एसी फाइनर, डेविड बी ट्रूमैन, बी और की जूनियर। और देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस ई फाइनर। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों के महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एसी फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। डीडी मैकिन ने इनका नाम अदृश्य सरकार रखा है, तथा थासरटेन, सैलिन और रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तीनों बातों से प्रश्न परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, दुपार्टी व्यवस्था पाई जाती है, यानी द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है भारत में, फ्रांस में, यूएसएसआर में, यूएसए में। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन से हैं? स्वतंत्र और लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी, रिपब्लिकन और कम्युनिस्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक दो राजनीतिक दल अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? लुसियन पाई, आमंड, एस ई फाइनर, एफ डब्ल्यू रिक्स। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस ई फाइनर ने दबाव समूहों को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस जो है बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? एक दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, एक दल का अपना कोष होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है राजनीतिक दल, और यही उसकी विशेषता उसे दबाव समूहों से अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दबाव समूह की तकनीक है धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन, असहानुभूत रवैया। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य आधारित मांगे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने कथन और कारण से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है, भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करता है। अब चार ऑप्शन यहाँ पर आप सभी के सामने है, थोड़ा समय आपके पास है, कमेंट करें राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही एक्सप्लेनेशन आर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिगतता को नष्ट करती है, दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं, दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। तो दल प्रणाली की विशेषता नहीं है, यह पूछा गया है और राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी? भीखू पारेख, मायरन बीनर, ग्रेनविल ऑस्टिन, रजनी कोठारी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रजनी कोठारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। रॉबर्ट मिशेल्स, लॉबेल, जीन ब्लॉन्डेल या गिलबर्ट। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लॉबेल।
राजनीतिक दल अनेकानेक दोषों के बावजूद प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए लाबेल ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस में राजनीतिक दलों के बारे में यह टिप्पणी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? एच जेलास्की, एम डूवर्जर, एच एम फाइनर, लॉर्ड ब्राइस। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम डूवर्जर। और यहां पर ध्यान रखना है, फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक हैं मॉरिस डूवर्जर, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें इन्होंने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, एम एन रॉय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। क्योंकि दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत की बात पूछी गई है, तो यहां पर एम एन रॉय राइट आंसर होगा। हालांकि जो ये चारों विकल्प दिए गए हैं, सभी राजनीतिक दल को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं, परंतु एम एन रॉय ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग तुर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सभी दबाव समूह हित समूह हैं, सभी हित समूह दबाव समूह हैं, दबाव समूह राज्य की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये दोनों निगेटिव हैं दबाव समूहों को लेकर के, तो ये राइट आंसर यहाँ पर नहीं होंगे। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हित समूह एक व्यापक अवधारणा है, इसके अंतर्गत दबाव समूह, एनजीओ, आईएनजीओ, लॉबी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं, उन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न है, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यह कथन किसका है? ब्राइस का, लास्की का, गार्नर का या मैक्स वेबर का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राइस। ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। इसके अतिरिक्त ब्राइस ने राजनीतिक दल के संबंध में एक और विचार प्रस्तुत किया है कि राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दे। बाकी यहाँ पर कई सारे विचारकों की परिभाषाएं दी गई हैं, उनको याद रखना है आप सभी को। परिभाषाओं से प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाने की परंपरा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं शताब्दी में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार वर्ष 1928 यानी 20वीं सदी में जनप्रतिनिधि कानून के माध्यम से प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, प्रदत्त विधि निर्माण और निर्वाचन। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्त विधि निर्माण प्रक्रिया में राजनीतिक दल जो है भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारत, फ्रांस, चीन, अमेरिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में एक दलीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आप सभी के सामने है, किस देश में एक दलीय पद्धति है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन ही होगा। अगला प्रश्न है, चीन ने स्वीकार किया है। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक दलीय पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो यहाँ पर दोस्तों संगठन भी आवश्यक तत्व है, सामान्य सिद्धांतों की सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजनीतिक दलों का आवश्यक तत्व नहीं है। अब यहाँ पर राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं हैं, उन पर बात करते हैं। तो दल ऐच्छिक संस्था होते हैं, दल के सामान्य सिद्धांतों पर सहमति होती है, ये शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते हैं, इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है, दल का संगठित होना अनिवार्य है, ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा, यानी अवैधानिक साधनों का प्रयोग जो है वो राजनीतिक दल की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है? रॉबर्ट मिशेल, ला पैलोम्बरा, सिडनी वर्वा, एडमंड बर्क। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का ए। रॉबर्ट मिशेल्स जो हैं वो मानती हैं कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों व्यवस्था में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है। रॉबर्ट मिचेल्स की एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम याद रखना है। तो रॉबर्ट मिचेल्स या मिशेल्स समाज जो है एक जर्मन समाज वैज्ञानिक है, इनकी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें इन्होंने एक फेमस जो नियम दिया है वो है गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन भी किया है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, क्योंकि इसमें लगभग 80 से ज्यादा प्रश्न है तो हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आज आप सभी लोगों के सामने है, दूसरा पार्ट कल लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नौकरशाही, न्यायपालिका, प्रेस या राजनीतिक दल? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। प्रेस को जो है चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट कहा जाता है, खासकर लोकतांत्रिक देशों के परिप्रेक्ष्य में ये स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं शेष क्वेश्चंस को पार्ट 2 में लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।